अच्छा, जो मम्मा दे आओ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताओ जी। जी कोई क्वेश्चन है जी किसी का भी? देखिए रिकैप वाला जो मैंने पॉइंट है ना, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो उसके बाद फिर ये पॉसिबल नहीं होता, जो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम अवेलेबल है ना, कि आप मुझे कहें जी कि जो चीज़ आपने एक्सप्लेन की है आज या आज से 3-4 लेक्चर्स पहले उसको उसको रिकैप कर दें। हाँ ये ज़रूर हो सकता है जी, उसमें से अगर किसी पॉइंट में आपको कोई मसला है तो उसमें मैं हमेशा जवाब दे देता हूँ। लेकिन आप कहें जी मैं पूरी कहानी आपको दोबारा से वो सुनाऊँ, तो उसके लिए फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ना वो पिछले वाला लेक्चर सुने। ठीक, सुनने के बाद अगर उसमें कोई मसला है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर लें, ठीक है? क्योंकि टाइम की हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है ना बड़ी लिमिटेड है, तो उसमें फिर वो पॉसिबल नहीं होता। ऑनलाइन जो लेक्चर होता है ना उसमें ये एक बेनिफिट है ना आपके पास कि आप से कोई चीज़ अगर मिस हो गई है, बजाय इसके कि आप टीचर को कहें कि वो रिपीट करे, आप रिकॉर्डिंग जाके सुन सकते हैं। अच्छा, जी जी, अगर आपकी मशीनरी की जो अराइवल है वो डिले हो जाता है तो फिर आपको दोबारा से कराना पड़ेगा। ये फिनिश्ड फैब्रिक वाला जो है 15% वाला, ये आपने कहाँ से पढ़ा है जी? मैंने तो आपको ये पढ़ाया ही नहीं है समीउल्ला। मैंने आपको बल्कि एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो 15% वाला था ना, ये इस दफ़ा बजट में वो ख़त्म हो गया है। समरी में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्लास के अंदर ना। क्लासेस सारी अटेंड नहीं कर रहे आप प्रॉपर? 15% वाला जो है ना वो डिलीट हो गया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा इस तरह के मसले मसाइल हैं ना, तो अभी वो जो नोट्स मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं उनको इग्नोर कर दें, और जो मैं बस क्लास में पढ़ाता हूँ बस वो पढ़ा करें। इंशाल्लाह कल लाजमी मैं आप लोगों से जो अपडेटेड नोट्स हैं ना वो शेयर कर लूँगा, ठीक है? आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये अब इस दफ़ा ना एक बड़ी मेजर चेंज आई है, अगरचे ये एक प्रोसीजरल चेंज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा है। ये चेंज क्या है कि पहले क्या होता था, रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो है 18, टैक्स जमा कराने की जो डेट है वो है 15, और अगले महीने की 15, और उसके एग्जैक्ट 3 दिन के बाद यानी 18 पे आपने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करनी होती है। अच्छा, अच्छा पहले क्या होता था, ये चीज़ तो बड़ी देर से अवेलेबल है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सेलर जो है ना, एक्सेल पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, कि सेलर जो है वो सबसे पहले सेल्स का एक एनेक्जर होता है जिसे कहते हैं एनेक्जर सी, सेल्स का। ये इसकी ड्यू डेट है 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, के सेलर इनवाइस वाइज एनेक्जर सी के अंदर इनवाइस वाइज एंड पार्टी वाइज एंट्री करेगा, और अपना जो एनेक्जर सी है वो सबमिट करेगा सबसे पहले। ठीक है, इसकी ड्यू डेट जैसे ये जुलाई का महीना है तो जुलाई का जो एनेक्जर सी है वो आपने 10 अगस्त तक फाइल करना है, एंड सो इस तरह से चलता जाएगा। तो सबसे पहले सेलर जो है वो अपना एनेक्जर सी सबमिट करता है। जैसे ही सप्लायर अपना नेगेट सीज सबमिट करता है ना, तो बायर की रिटर्न में जो जो सेल उसने बायर के नाम पे की होती है ना, बायर की रिटर्न में नेक्स्ट ए जो है ना वो परचेजेस का होता है, उसकी रिटर्न में वो इनपुट आना शुरू हो जाता है। तो इस पार्टी से मैंने इतनी परचेजेस की, इतना मेरा इनपुट, लोग फेक इनपुट क्लेम कर लेते थे या मैनुअली गलत गलत एंट्री कर देते थे। एफबीआर को ट्रेस करते करते ही कई जमाने गुजर जाते थे।
तो उसके बाद उन्होंने इस प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए कि दो नंबरी इस तरह से ना हो, उन्होंने कहा भाई पहले सेलर डिक्लेयर करेगा, फिर बायर जो है वो उसकी रिटर्न में वो इनपुट आएगा, तो बायर वो एक रेडियो बटन सा आ जाता है, हर पार्टी का इनपुट आपकी रिटर्न में आ जाता है, जिस जिसका इनपुट आप क्लेम करना चाह रहे हो उसको आप वो टिक कर देते हो, तो वो आपको इनपुट मिल जाता है। ठीक है, जिस पार्टी की इनवाइस अगर जो आपने जनरल परचेज की है आपकी बुक्स में आ रही है आपके लेजर के अंदर, लेकिन अगर दूसरी पार्टी ने सेल्स नेक्स्ट सबमिट नहीं किया तो आप अपनी रिटर्न में इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इवन ये जो एसआरओ आया है ना, इसके आने यानी ये एसआरओ मार्च में आया ना, इसके आने से पहले तक यही प्रोसीजर था। तो क्या होता था कि सेलर ने नेगेटिव सी सबमिट किया, जो जो इनवाइसेस उसने डिक्लेयर की वो आपने अपनी अपनी रिटर्न में क्लेम कर ली, और आपने 15 पे जाके जो भी आपकी पेमेंट बनती थी वो पेमेंट कर दी वो इनपुट क्लेम करने के बाद, और 18 पे जाके अपनी रिटर्न सबमिट कर दी। अच्छा, अब जाके ये एसआरओ के बाद चेंज क्या आई है कि अब जाके जब आप 18 पे जाके, ये मैं 18 से जाने से पहले की बात बताता हूँ कि अब इसमें मसला एक और उन्होंने एफबीआर वालों ने आइडेंटिफाई किया। वो मसला ये आइडेंटिफाई किया कि वो पार्टी जो है वो नेक्स्ट सी तो सबमिट कर देती थी लेकिन अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करती थी। नेक्स्ट सी सबमिट करना एक चीज़ है और रिटर्न को सबमिशन करना अलग चीज़ है। ठीक है, क्योंकि असल चीज़ तो रिटर्न है ना, कि आपने अपना यानी उसका नेक्स्ट सी आउटपुट उसने कर दिया, उसके अगेंस्ट इनपुट लेके बैलेंस आपने पेमेंट भी तो करनी है ना एफबीआर को। तो ये इसके अंदर एक लूप होल था, उस लूप होल को अब उन्होंने इस एसआरओ में कवर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सेलर अपनी अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करेगा, अब नेगेटिव ए से लिंकेज नहीं है, नेगेटिव सी से लिंकेज नहीं है, होता अभी भी वैसे ही है कि वो पहले नेगेटिव सी सबमिट करता है, आप इनपुट ले लेते हैं और उसकी बेस पे आप अपनी एक पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जब आप 18 पे जाके अपनी रिटर्न सबमिट करने लगते हैं ना, तो अगर तो सेलर ने भी अपनी रिटर्न सबमिट कर दी हो, अब आप देखें ना एक बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी में जो परचेजेज हैं वो तो पता नहीं 500 पार्टियों से आ रही होंगी, 500 पार्टी से। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन 500 पार्टीज का टोटल इनपुट आ रहा है 1 बिलियन। ठीक है, और आपका अपना जो आउटपुट था वो था 2 बिलियन। तो ये पेमेंट आपने 15 पे की सेल्स टैक्स की, अब आप गए 18 पे अपनी रिटर्न सबमिट करने। जब आप 18 पे अपनी रिटर्न सबमिट करने गए ना, जैसे ही आप सबमिशन के लिए सबमिट का बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे बटन, वो चेक करेगा ऑटोमेटिकली कि ये जो 500 की 500 पार्टियां हैं ना जिसका तुमने इनपुट क्लेम किया हुआ है, क्या इन्होंने अपनी रिटर्न सबमिट कर दी है या नहीं कर दी। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 500 की 500 ने कर दी हो। ठीक है, किसी की रिटर्न फाइलिंग की डेट भी आगे पीछे है, नॉर्मल डेट तो 18 है, लेकिन अक्सर जो पार्टीज है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे ये एसएनजीपी गैस की और ऑयल की जो कंपनीज है ना, इनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट 25 है। इस तरह इवन जितने भी आईपीपीज हैं इनकी भी रिटर्न फाइलिंग की डेट 25 है। तो अगर उन 500 में से किसी एक बंदे ने भी रिटर्न फाइल नहीं की ना, वो आपको मैसेज शो करता है, वो कहता है कि भाई तुम्हारी रिटर्न जो अभी है ना 18 पे, ये प्रोविजनली सबमिट हो रही है, ये फाइनल नहीं है। फाइनल के लिए मैं वेट करूंगा 30th का, 30 आखिरी महीने आखिरी दिन का महीने के। छुट्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की और उनका इनपुट जो बन रहा है ना वो बन रहा है 100 मिलियन का। वो कहेगा भाई मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 12 दिन का, तुम इन पार्टियों को फॉलो कर लो खुद अपने आप से, अपने यानी पर्सनली अपने रेफरेंस से, और इन 12 पार्टियों को कहो कि भाई अपनी रिटर्न सबमिट करें। ठीक है, अगर 30 तारीख आ गई और इन पार्टियों ने रिटर्न सबमिट नहीं की, तो ये जो 100 मिलियन का इनपुट है ना, ये मैं तुम्हारा ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर दूंगा। तुम्हारी रिटर्न से ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो इनपुट है ना वो 1 बिलियन से कम होकर 900 मिलियन पे आ जाएगा। जब 900 मिलियन पे आ जाएगा तो बाकी का जो 100 मिलियन है उसका तुम्हें टैक्स जमा कराना पड़ेगा मुझे। तो जमा कराओगे तो तुम्हारी रिटर्न सबमिट होगी, और वो जमा नहीं कराओगे तो तुम्हारी रिटर्न सबमिट ही नहीं होगी। ठीक है, और कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि रिटर्न की सबमिशन और रिटर्न की नॉन सबमिशन एक बहुत बड़ा मसला है। रीजन बीइंग कि अगर आप दो रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे, जब एक ही नहीं करेंगे तो अगली दूसरी पे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर नॉन एक्टिव हो जाएंगे। जब आप नॉन एक्टिव हो जाएंगे तो आपका सारे का सारा बिजनेस इंपैक्ट करेगा। रीजन बीइंग कि जो नॉन एक्टिव बंदा है उससे जो भी बंदा परचेजेस करता है ना उसको इनपुट नहीं मिलता। तो बड़े बड़े बिजनेसेस में तो मिलियंस का एंड बिलियंस का सेल्स टैक्स इन्वॉल्व होता है। तो आप जिस बंदे को इनवाइस दे रहे हैं अरबों रुपए की, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो अगर इनपुट ही क्लेम नहीं कर पाएगा तो वो तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा मसला था। इसके ऊपर ना अभी रिसेंटली लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में जाके ये प्ली ली है कि भाई लॉ में हमारा यानी हमारी जो लाइबिलिटी है वो आपने डिपेंडेंट कर दी है सेलर के ऊपर। हमारा क्या ताल्लुक सेलर से, हमारा काम तो ये था कि हम एक बंदे से जेन्युइन हमने परचेज की, ठीक है, उससे प्रॉपर हमने इनवाइस ली, और मैक्सिमम आपने लॉ में लिखा हुआ था कि आपने बैंक टू बैंक पेमेंट करनी है, यानी अपने बैंक अकाउंट से सप्लायर के बैंक अकाउंट में बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करनी है, वो भी हमने कर दी। और 180 दिन के अंदर अंदर आपने लॉ में लिखा हुआ था आपने पेमेंट करनी है, वो भी हमने कर दी है।
तो फिर आप हमारा इनपुट जो है वो सेलर की बेस पे क्यों डिसअलाउ कर रहे हैं? यानी अब हमारा काम है कि हम 500 हमारे अगर सप्लायर हैं तो क्या मैं 3-4 बंदे नहीं कामों के लिए रख लूँ कि वो इन लोगों को फॉलो करें? ठीक है। तो बहरहाल इस बेस के ऊपर अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने स्टे दे दी है। ठीक है, हाई कोर्ट आपको पता है पाकिस्तान में तो कोई भी मसला हो उस पर स्टे तो मिल जाता है। बहरहाल उन्होंने स्टे दे दिया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप रिटर्न की सबमिशन जो है वो अलाउ करें। ठीक, ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई मसला आ रहा है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को, तो आप ये जो रूट है ये ले सकते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ये स्टे वाली बात नहीं आप कर सकेंगे। आपको जो कॉन्सेप्ट और जो प्रोविजन लॉ में फॉर द टाइम बीइंग अवेलेबल है उसको एक्सप्लेन करना है और उसको उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है। ये वाली जो दो लाइनें हैं ना, ये यही हैं जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की हैं। इसको जरा पढ़ें जी और बताएं जी, कोई मसला है तो बताएं। कस्टमर एंड कंज्यूमर, यानी कस्टमर की तो बात नहीं हो रही, मैं सप्लायर की बात कर रहा हूँ ना। कस्टमर को तो आप सेल करते हैं। आपने अगर इनपुट क्लेम करना है तो बेसिकली आपका इनपुट आपको मिलेगा आपकी परचेजेस के ऊपर, और परचेजेस आपकी कौन सी होंगी? जो आपने अपने सप्लायर से की होंगी, उसकी बात मैं कर रहा था। हाँ, साथ ही अगले वाला पैराग्राफ भी इसमें कवर है कि अगर वो 30 तारीख से पहले पहले, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये जो 10 पार्टियां हैं ये 30 तारीख से पहले पहले अपनी रिटर्न सबमिट कर देती हैं, तो फिर आपने जो 18 पे अपनी प्रोविजनल सबमिशन की होगी ना वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, ये बात उसने इसमें लिखी हुई है ये। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ तक बताएंगे, कोई क्वेश्चन है किसी को? अच्छा, इसी तरह से सेल्स टैक्स में ना विद होल्डिंग होती है, वो कैसे होती है वो हमारी बात की डिस्कशन है। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि जब आप परचेजेस करते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपए की गुड्स खरीदी और उस पे 18 रुपए का सेल्स टैक्स था। तो तो यार ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हो समीउल्लाह आप? अभी ये तो मैंने आपको पहले दिन बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था सारा। नहीं सुने वाले लेक्चर? फिर देखे ना, फिर वो फिर आप सुने ना, मैं इसलिए पहले भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। और ये मसला सारे सेशन में रहता है मेरे साथ। मैं स्टूडेंट को बार बार यही कहता रहता हूँ। अब आप अभी अभी तो शुरू नहीं हुआ काम, मुझे पता है ना, जब वो आखिरी के 2-3 महीने आएंगे ना, तो उसमें फिर रोज़ के जो 40-50 मैसेज जो बच्चे क्वेश्चन करेंगे, वो इसी तरह के मोस्टली क्वेश्चन होते हैं जो अब आप कर रहे हैं। ठीक है। उस वक्त भी अगर आप मुझे करेंगे मैसेज तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। तो फिर आप वो अक्सर कमेंट्स आ जाते हैं जी कि ये मैसेज का जवाब नहीं देता, ये है जी वो है। अगर जो चीज़ मैंने ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन की कर दी है लेक्चर के अंदर, वो अगर आप नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे नहीं जी टीचर को पूछ लो वो दस देगा, तो बाकी के टीचर्स तो हो सकता है आपको बता दें, मैं नहीं बताऊंगा किसी सूरत में भी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर आप खुद से अपने एंड से अपना होमवर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप शॉर्टकट के चक्करों में हैं, तो मेरे एंड से ये कम्प्लीटली नो है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। खुद से अगर आप मेहनत करें, किसी पॉइंट में आपको अगर मसला आता है तो मेरे से चाहे आप रात के 12 बजे भी कॉल कर रहे हैं या मैसेज करके पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ना, चाहे आप क्लास में करेंगे चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे कर लें, तो मैं आपसे पहले से ये माजरत कर रहा हूँ कि उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ठीक है। तो लेक्चर अगर आप पहले वाले 3-4 अगर आपने सुने होंगे, अभी आपने जो 2-3 क्वेश्चंस किए हैं उसका जवाब उसके अंदर था। और मैं इसलिए पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें चूंकि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो आप अगर उनको नहीं सुनेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे, पिछली चीज़ें आपने नहीं सुनी हुई और अगले वाली अगर आप सुनना शुरू कर देंगे पिछली वाली को सुने बगैर, तो आपका अपना नुकसान है, पर अपना सिर्फ टाइम वेस्ट है आपका, और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ जी। मैं बता ये रहा था कि ये भूल गया क्या बताने लगा था मैं। हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि अगर जब आप परचेजेस करते हैं ना सेल्स टैक्स में, मिसाल के तौर पे आपने 100 की परचेज की और उस पे 18 रुपए का सेल्स टैक्स है, तो टोटल 118 रुपए की आपकी अमाउंट हो गई। अब ये जो 18 रुपए का सेल्स टैक्स है ना, सर्टन केसेस के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपने ना विदहोल्डिंग भी करनी है इसकी, यानी आपने अपने सप्लायर को सारे का सारा 118 रुपए पे नहीं करने, आपने सेल्स टैक्स की विदहोल्डिंग करनी है। ठीक है। वो किन केसेस में कितनी कितनी करनी है वो बात की बात है, जो मैं अभी चल बताता हूँ। जनरल जो एक रेट है ना, वो इस दफ़ा उन्होंने बजट में चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सेल्स टैक्स की अमाउंट का 80% आपने विदहेल्ड करना है। ठीक है, यानी ये सर्टन केस, हर केस में नहीं, सर्टन केसेस में, वो सर्टन केसेस कौन से हैं वो फिर जब विदहोल्डिंग की बात आएगी डिटेल में तो फिर हम जाके डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको जो पेमेंट करोगे ना, वो
118 माइनस 14.4 की कर दोगे। अब सेलर क्या करेगा, सेलर जब अपनी रिटर्न सबमिट करने जाएगा ना, तो उसका आउटपुट ने आपको सेल की है, उसका आउटपुट है 18, ठीक है, माइनस उसका इनपुट, लेस इनपुट, लेस फॉर जी उसका इनपुट था 10, तो उसकी पेमेंट बन रही थी पेबल 8 रुपए का, लेस इसमें से जो सेल्स टैक्स इसका ऑलरेडी विदहेल्ड हो चुका है, ये जो आपने 14.5 का सेल्स टैक्स उसका विदहेल्ड कर लिया है, ये आपने जमा कराना है ना एफबीआर को, तो इसका क्रेडिट तो मिलेगा ना उसको। यानी सेल के ऊपर 18 रुपए का टैक्स उसने एफबीआर को देना था, लेकिन उस 18 में से 14.5 रुपए जो हैं वो सप्लायर, वो बायर ने ही एफबीआर को जमा करा दिए, तो उसका फिर क्रेडिट मिलेगा ना इसको। उसने इसमें से ये जो 14.5 हैं ये माइनस कर देने थे, ठीक है, तो उसका पेबल की बजाय रिफंडेबल आ जाना था, ठीक है, ये रिफंडेबल आ गया। अच्छा, अब मैं ये हाँ, अब मैं इसका इसमें जो चेंज आई है वो पढ़ने लगा हूँ जी। आ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली क्लेम द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स withheld by a withholding agent if he declares the corresponding sales to such withholding agent in his return। कि पहले क्या होता था कि ये जो सेलर है ना, इसकी मैं अभी इस एग्जांपल में तो आपको एक ही एग्जांपल दी है ना, इस सेलर ने हो सकता है 50 पार्टियों को सेल की हो। अच्छा, अब उस पार्टी के नाम पे सेल्स तो वो डिक्लेयर नहीं करता था, लेकिन उस पार्टी ने जो विदहोल्डिंग की होती थी ना, वो अपनी लाइबिलिटी से एडजस्ट कर लेता था, वो मैनुअली एडजस्ट होती थी। यानी बताने का मतलब ये है कि ये जो पार्टी थी ना, लेट्स सपोज इसका टोटल आउटपुट जो बना ना, वो पूरे महीने का 500 पार्टियां थी, उसका बना पूरे महीने का 500 मिलियन का आउटपुट, इनपुट बना 300 मिलियन का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 500 मिलियन है, इस 500 मिलियन के अंदर वो अब ये कह रहा है कि ये जो 18 रुपए वाली, ये जो 100 रुपए वाली सेल तुमने की है ना, 18 जिसके ऊपर टैक्स है, ये भी तुमने सेल डिक्लेयर करनी है। ये सेल डिक्लेयर करोगे तो फिर इसके ऊपर जो विदहोल्डिंग हुई हुई है ना कस्टमर की तरफ से, उसका तुम यहाँ पे ये 14.5 का क्रेडिट ले सकते हो। पहले क्या होता था कि पहले इसके अंदर वो सेल डिक्लेयर ही नहीं करते थे, क्योंकि सेल डिक्लेयर करेंगे तो उस पर आउटपुट भी तो देना पड़ेगा ना, तो सेल डिक्लेयर नहीं करते थे, लेकिन जो विदहोल्डिंग की होती थी ना लोगों ने, वो अपनी लाइबिलिटी से एडजस्ट कर लेते थे। उसको भी उन्होंने अब चेंज कर दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई जब तक तुम सेल डिक्लेयर नहीं करोगे ना, उस सेल के ऊपर, यानी उसकी सेल है अगर तो दूसरे की परचेज है, उस सेल के ऊपर जो तुम्हारी विदहोल्डिंग हुई हुई है ना, वो तुम एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जी जी, सेल्स डिक्लेयर करोगे तो विदहोल्डिंग एडजस्ट होनी है, अगर आप सेल डिक्लेयर नहीं करोगे लेकिन विदहोल्डिंग एडजस्ट कर लोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा विदहोल्डिंग की एडजस्टमेंट, ठीक है। 90% तो लगेगा ना, वो यहाँ पे मैंने समझाया नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं जी। फिर एक और बहुत बड़ी 2 नंबरी जो हो रही थी ना, ये होता क्या है कि ये जो गंदी मछलियां हैं ना, वो 8 10 15 20 ही होती हैं हर जगह पे, लेकिन उनकी वजह से ना जो बाकी के लोग हैं ना, वो भी फिर फंस जाते हैं। यानी जो ऑनेस्ट आदमी होता है, ईमानदार और जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है ना, उनको भी फिर सफर करना पड़ता है। अब लोगों ने ना ये डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू ना बहुत ज्यादा 2 नंबरियां करते थे। लोग क्या करते थे, सेल शो की, ठीक है, सेल शो करके अगली पार्टी ने इनपुट ले लिया, और उसके बाद वो सेल जो थी ना अगले महीने में जाके रिवर्स कर दी, ठीक है, अगले महीने में जाके रिवर्स कर दी, लेकिन दूसरी पार्टी ने तो इनपुट ले लिया हुआ है पिछले महीने में ही, एफबीआर को पता ही नहीं चलता था। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो है सेल्फ असेसमेंट का, यानी आपने जो डिक्लेयर कर दिया एफबीआर ने मनोमन उसको मान लेना है। कल को जब वो आपका ऑडिट करेंगे, उसमें जाके इस तरह की 2 नंबरियों का पता चलेगा, तो फिर कुछ हो सकता है। तो वो अगर 100 बंदे इस तरह की 2 नंबरियां कर रहे हैं, तो एफबीआर की जो कैपेसिटी है, जो वहाँ पे स्टाफ है और जिस तरह के लोग हैं, वो 100 में से मैक्सिमम कितने 8 10 को पकड़ लेते होंगे, बाकी के जो 90 हैं वो इस तरह की 2 नंबरियां करके निकल जाते थे, यानी फेक इनपुट क्लेम कर लेते थे कि सेल शो की, सेल को रिवर्स कर दिया अगले 2 4 महीने के अंदर जाके, और इनपुट पार्टी ने ले लिया हुआ है। अब उन्होंने अब डेबिट क्रेडिट नोट के ऊपर बड़ी सख्ती कर दी है। सख्ती पहली तो ये की है कि अगर आप रजिस्टर्ड बंदे को डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, यानी कि a seller to obtain prior approval of the commissioner for preparation of credit note in case of cancellation of supplies or return of goods by unregistered person, कि ये बड़ा एक और बड़ा बहुत बड़ा मसला होता था कि सेल जिसको डाली हुई है ना वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो कह रहा है कि अगर आपने सेल की है अनरजिस्टर्ड को 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, लेट्स सपोज इसमें से 20 रुपए की आप 2 नंबरी करना चाह रहे हैं फ्यूचर में जाके कभी, तो आप क्या करते थे, मैनुअली जाके उसके नाम पे कहते थे यार 20 रुपए की इसकी सेल रिटर्न हो गई है, चलो बात खत्म। बंदा भी नॉन रजिस्टर्ड, क्या पता चलेगा, ठीक है, मैनुअली आप पंच कर देते थे और बात खत्म हो गई। अब उन्होंने वे नॉन रजिस्टर्ड के केस में तो सीधा सीधा क्राइटेरिया लगा दिया है कि भाई पहले कमिश्नर से अप्रूवल लो जाके, कमिश्नर तुम्हें अप्रूवल देगा तो फिर तो जो तुमने अनरजिस्टर्ड को सेल की हुई है ना, वो रिवर्स हो सकती है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बता दिया। अब रजिस्टर्ड के केस में उन्होंने एक और क्राइटेरिया लगा दिया जी,
वो पहले का ही लगा दिया था, 2-3 महीने पहले का ही, लेकिन ऑब्वियसली पिछले वाले नोट्स में वो भी कवर नहीं होगा क्योंकि ये भी 2-3 महीने पहले आया है। द रिगार्डिंग द क्रेडिट नोट फॉर रजिस्टर्ड द प्रोसीजर इज अनचेंज, दैट इज द बायर शेल इशू अ डेबिट नोट फर्स्ट। वही वाला लगा दिया कि जो बायर होगा ना, यानी जिसकी परचेजेस थी, पहले वो अपना इनपुट काम करेगा, यानी वो अपनी रिटर्न में पहले डेबिट नोट डालेगा। उसने पहले आपको क्रेडिट किया हुआ है ना, पेबल स्टैंड किया हुआ है आपको, पहले वो अपनी रिटर्न के अंदर डेबिट नोट डालेगा, यानी उसका इनपुट कम हो जाएगा। जब उसका इनपुट कम हो जाएगा तो अब एफबीआर को कोई मसला नहीं है, उसका इनपुट कम हो गया, आप अपना आउटपुट कम कर लो। ठीक है। बायर पहले अपनी रिटर्न में डेबिट नोट डालेगा और फिर सेलर जो है वो क्रेडिट नोट क्लेम कर सकता है। पहले ये भी नहीं होता था, मैंने आपको बताया कि पहले मैनुअली एंट्री होती थी, तो सेलर वो लोग क्या करते थे, सेल किया, दूसरी पार्टी को फेक इनपुट मिल गया, उसकी बेस पे दूसरी पार्टी ने गेम भी डाल दी। गेम कैसे डाल दी, उसने उस अरसे में रिफंड फाइल करके एफबीआर से और मिला के लोगों से पैसे पूसे दे दिला के वो रिफंड भी ले लिया। पाकिस्तान में सब हो जाता है, बाद में जाके एफबीआर वाले फौरी थोड़ी ऑडिट कर लेते हैं। 5 साल का टाइम होता है ना, तो रिटर्न सबमिट होती है, जाके उसको उनसे तहमुल से 2-3 साल के बाद जाके ऑडिट करते हैं। तो 2-3 साल के बाद जाके ये 2 नंबरियों का पता चला है इस तरह की ना, ये पीछे दिनों में ही पता चला है। पता नहीं वो स्टील वाले हैं या पता नहीं कौन से सेक्टर वाले, कुछ कोल वाले, कोयले वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे, कोल वाले, स्टील वाले, और इसी तरह 2-3 और सेक्टर्स के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इस तरह की 2 नंबरियां करके ना उन्होंने वो फेक रिफंड्स क्लेम किए हैं डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट डाल के। तो अब उन्होंने ये डेबिट क्रेडिट नोट पे भी ये क्राइटेरिया लगा दिया जी। ये था जी SRO 350। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में इसमें से कोई भी पॉइंट एग्जामिनर 4-5 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है। अभी एक बात और याद रखिएगा, चूंकि सारा के सारी डिस्कशन हमने सिर्फ इस समरी से करनी है, ये 40 पेजेस है टोटल। इसके अलावा ऑब्वियसली मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि सारी के सारा जो लॉ है उसमें जितने भी रेलिवेंट SROs हैं, सर्कुलर्स हैं, जनरल ऑर्डर्स हैं या रूल्स हैं, वो मैंने सारे के सारे जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं वो इस समरी के अंदर समराइज किए हुए हैं। तो फिर आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, या आप देख लीजिएगा पास पेपर में निकाल के, इवन ये ऐसी ये जो 1 लाइनर है ना, ये वाली, ये 1 लाइनर है, तो इसके ऊपर आप देखेंगे पेपर के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आया होगा। इवन ऐसे पेपर भी आ चुके हैं जिसमें मैंने कोई 2 लाइनें अगर डाली हुई है तो उन 2 लाइनों के ऊपर उसने 2-3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया पेपर के अंदर। तो बताने का पर्पज आपको ये है कि चूंकि सिर्फ हम सारी चीज़ों को हमने समराइज करके 40 पेजेस पे आ गए हैं, तो फिर इन 40 पेजेस में से कोई एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना है। एक वर्ड की बात करो, लाइन तो दूर की बात है। ठीक है। और एक लाइन की भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उसको क्लियर करें मेरे से क्लास के अंदर। ठीक है। अगर वो क्लियर नहीं होती, आप क्वेश्चन करें। मैं हमेशा क्लास की स्टार्ट होने से पहले इसी वजह से आपसे पूछता हूँ कि जो चीज़ें मैंने कल पढ़ाई थी उनको अगर आप लोगों ने रिवाइज किया है तो आप मेरे से उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ, यही तो एफबीआर चाह रहा है कि भाई जब तुम विद होल्डिंग क्लेम कर रहे हो तो जो सेल के ऊपर आउटपुट बन रहा है उसे अपनी लायबिलिटी भी तो इंक्रीज करो ना। पहले यही तो लोग करते थे कि विद होल्डिंग क्लेम कर लेते थे, लेकिन आउटपुट, यानी जो उसके ऊपर जो आउटपुट बन रहा होता था वो दिखाते ही नहीं थे पोर्टल के अंदर। तो यही तो उसने लगाया रिस्ट्रिक्शन कि आप, कि लॉजिकली ऐसे ही तो होना चाहिए। आपने एक बंदे को अगर 18 रुपए की सेल की है, आप 18 रुपए नहीं दिखाते, 18 का आपने सेल्स टैक्स एक बंदे से लिया है, यानी सेल के ऊपर 18, तो 18 रुपए आप नहीं दिखा रहे, लेकिन उसके ऊपर जो 14 रुपए का टैक्स कटा हुआ है वो ले रहे हो अपनी रिटर्न के अंदर, तो गलत है ना। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे SRO के ऊपर। नहीं, जब सेलर डिक्लेयर करेगा तो बायर की रिटर्न में भी आ जाएगा ना। सेलर ने जब आउटपुट डिक्लेयर किया है तो बायर को इनपुट आ जाएगा। तो फिर वो बायर को नोटिस भेजेगा एफबीआर कि भाई ये जो विदहोल्डिंग इसने क्लेम की हुई है, आप इसकी जो आपने ये जो टैक्स जमा कराया है ये बताएं मुझे कहाँ है। ट्रेस हो जाएगा ना फिर। इनवाइस वाइज एंट्री होती है ना, मैंने आपको बताया था रिटर्न के अंदर। हाँ, तो मैं एक बात और आपको आखिर में पहले बता रहा था कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग अटेम्प्ट में कोई भी पॉइंट पेपर में एग्जामिनर इवन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में या इवन न्यूमेरिकल में भी कोई एक आधा पॉइंट आपसे टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। अगला कॉन्सेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है
नहीं नहीं नहीं, आप ओवरलोड समझ रहे हैं। अनरजिस्टर्ड बंदा जो है उसने तो कुछ भी नहीं करना, वो तो एफबीआर में रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, वो तो एफबीआर को सेल्स टैक्स देता ही नहीं है। करना सब कुछ रजिस्टर्ड बंदे ने। रजिस्टर्ड बंदे ने अगर अनरजिस्टर्ड को सेल किया है और अनरजिस्टर्ड ने सेल्स रिटर्न कर दी है, तो इसका मतलब है आपका अब आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा ना। पहले आपने अनरजिस्टर्ड को 100 रुपए की सेल की, उस पर 18 रुपए का टैक्स दे दिया। अब अगले महीने में आप उस 100 को कम करके 50 कर सकते हो ना, डेबिट क्रेडिट नोट डाल के। हालांकि उस बंदे ने सेल रिटर्न की ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि पहले अनरजिस्टर्ड के केस में वो मैनुअली आप खुद ही कर लेते थे एंट्री रिटर्न के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं था। अब उन्होंने राइटली ये कह दिया है कि भाई अनरजिस्टर्ड के केस में आपका कमिश्नर से पहले अप्रूवल लो, कमिश्नर को पूरा एविडेंस दो कि भाई ये मेरी जेन्युइन सेल थी, ये सारा एविडेंस है, इस रीजन की बेस पे ये सेल रिटर्न हो रही है, तो फिर जाके वो कमिश्नर अगर आपको अलाउ करेगा फिर जाके आप अपने रिटर्न में रिवर्सल डाल सकते हो। अनरजिस्टर्ड ने तो कुछ भी नहीं करना। हाँ, अनरजिस्टर्ड को क्या करना है अप्रूवल लेके, उसने तो देना ही नहीं है कुछ भी एफबीआर को। वो तो एफबीआर के रिकॉर्ड में ही नहीं है यार, रजिस्टर्ड ने करना है ना सब कुछ। अच्छा, आगे चलते हैं जी। और अगला कॉन्सेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब कि सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी होनी किस वक्त है। वो कह रहा है जी अर्लियर ऑफ गुड्स डिलीवर्ड, मेड अवेलेबल, या एनी पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। जी जी, रजिस्टर्ड के केस में मैंने आपको बताया, रजिस्टर्ड बंदा अगर रजिस्टर्ड को सेल कर रहा है, उसमें उन्होंने क्या प्रोविजन डाली है लॉ के अंदर कि पहले जो बायर है वो डेबिट नोट डालेगा। वो डेबिट नोट डालेगा तो आपकी रिटर्न में, वो सेलर की रिटर्न में आ जाएगा। सेलर उसकी बेस पे क्रेडिट नोट डाल सकता है। ठीक है, यानी पहले क्या होता था कि पहले सेलर अपनी मर्जी से वो भी रिवर्स कर सकता था, चाहे बायर ने डाला या नहीं डाला क्रेडिट नोट। उससे एफबीआर को नुकसान क्या होता था कि सेलर तो अपना आउटपुट रिड्यूस कर लेता था, लेकिन बायर जो है उसका इनपुट कम नहीं होता था। अब उन्होंने कह दिया कि बायर पहले अपना इनपुट कम करेगा, वो कम करेगा तो फिर सेलर के पास ऑप्शन है कि वो, तो आपको अगर प्रैक्टिकली कोई सेल्स रिटर्न करनी है तो पहले आपको प्रैक्टिकली अपना जो कस्टमर है ना उसको ये बात बतानी है कि भाई तुम्हारी जो सेल्स हैं उसके ऊपर मैं पिछले महीने सेल्स टैक्स दे चुका हूँ। अब अगर ये सेल्स रिटर्न हो रही है ना तो पहले तुम अपनी रिटर्न में जाके ये डेबिट नोट डालो। ये डेबिट नोट डालोगे तो फिर मैं क्रेडिट नोट डाल सकता हूँ। तब जाके हमारी ट्रांजेक्शन जो है प्रैक्टिकली वो कंप्लीट होगी। अगर तुम डेबिट नोट नहीं डालोगे तो मैं ये सेल्स रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, उसमें बहुत बड़ा मसला है ना कि आपके अगर 500 क्लाइंट्स हैं तो आप एक एक बंदे के पीछे पड़े हो कि भाई ये सेल्स रिटर्न हुई है तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स तो मैंने दे दिया पहले एफडीआर को। अब मैंने वो सेल्स टैक्स रिवर्स करना है तो मैं वो कस्टमरों के तरले मिलते कर रहा हूँ कि भाई कस्टमर के अपने रिटर्न के अंदर जाके डेबिट नोट डालो। ज़्यादातर तो आपको पता है कि हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं होता कि डेबिट क्रेडिट नोट क्या चीज़ है। डेबिट क्रेडिट नोट दूर की बात है, उनको ये भी पता नहीं होता रिटर्न क्या होती है सेल्स टैक्स की। ज़्यादातर लोग तो फाइल ही नहीं करते रिटर्न। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, एक सेकंड चार्जिंग लगा लूँ। जी, आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, तो अब जरा टाइम ऑफ सप्लाई की तरफ आ जाते हैं। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें से अक्सर एग्जामिनर जो है वो पेपर में न्यूमेरिकल या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के पेपर में पूछा है कि सेल्स टैक्स किस टाइम पे चार्ज करना है, जो कह रहा है जी गुड्स की डिलीवरी हो गई या गुड्स मेड अवेलेबल कर दी गई। यहाँ तक तो पिछले साल तक यही प्रोविजन थी कि दोनों में से जो पहले हो जाए, अर्लियर ऑफ। ये इस दफा बजट में एक चेंज आई है जी और उन्होंने कहा है कि एडवांस इज रिसीव्ड, एडवांस या कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। ये अगर आप आज से कुछ 6-7 साल पहले चले जाएं तो ये लॉ में थी, तीनों प्रोविजंस होती थी। फिर उन्होंने 2017 में मेरे ख्याल में जाके ये एडवांस वाली बात खत्म कर दी। लेकिन इस दफा जाके फिर से इसको रीस्टेट कर दिया है कि तीनों में से जो चीज़ आपको पहले मिलेगी ना उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। यानी आपने गुड्स बना के
अगर डिलीवर कर दी, पैसे आपने रिसीव किए हैं या नहीं किए, आपने सेल्स टैक्स देना है। यानी क्रेडिट पे आपने अगर सेल्स की हैं, सेल्स टैक्स आपने पे करना है, पहली चीज। मेड अवेलेबल का मतलब कि गुड्स आपने डिलीवर नहीं की, आपके वेयर हाउस में ही पड़ी हुई हैं। बल्कि इसकी शायद एग्जाम्पल भी इधर दी हो। ये रखें कि ZL entered into a contract with BM Associates, the registered supplier, for the purchase of taxable goods worth 920. ZL paid 25% of the price on the date of the contract and agreed to pay the balance in नवंबर 2023। 25% अक्टूबर में दे दिया और बाकी का जो बैलेंस है वो नवंबर में देना है। द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू ZL ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डेट, यानी अक्टूबर में ही गुड्स मेड अवेलेबल कर दी गई। हाउएवर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, ZL रिमूव द गुड्स फ्रॉम BMA's वेयर हाउस ऑन 23 नवंबर 2023 एंड पेड द बैलेंस टू BMA। के गुड्स की जो डिलीवरी हुई है ना, वो नवंबर में हुई है। मेड अवेलेबल अक्टूबर में ही कर दी गई थी, लेकिन चूंकि कस्टमर के पास वेयर हाउस नहीं था, तो उसने आपको कहा कि भाई गुड्स जो है ना अपने प्लांट पे ही रख लो। ऐसा होता है प्रैक्टिकली भी कि वो कहता है यार गुड्स अपने पास ही रख लो, मेरे पास तो वेयर हाउस है ही नहीं है, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मेरा वेयर हाउस ऑलरेडी फुल है, अपने पास ही रख लो, चीज़ें मैंने तुमसे खरीद ली हैं, तुम्हारी मेरी डील हो गई है। तो वो कह रहे सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल हो जाएगी, आपने सेल्स टैक्स पे करना है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऑब्वियसली इस चीज़ को का पता करवाना कि गुड्स मेड अवेलेबल हो गई है या नहीं होगी, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर ने आपको बड़ा क्लियरली पेपर में बताया। जी आवाज़ आ रही है जी अब? अच्छा, तो गुड्स डिलीवर्ड की बात भी हमने कर ली, मेड अवेलेबल की भी कर ली। अब तीसरे की तरफ आते हैं जो इस दफ़ा बजट में चेंज आई है। वो कहता है कि भाई ना तो गुड्स आपने अभी डिलीवर की हैं, यानी हो सकता है वो गुड्स अभी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्लांट प्लांट पे अपने, या अभी आपने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट भी ना की हो। मेड अवेलेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर मैन्युफैक्चर नहीं हुई। लेकिन अगर आपने पैसे ले लिए हैं, यानी एडवांस, एडवांस इसको कहते हैं ना, आपने एडवांस उनसे ले लिया है पार्टी से, चाहे वो एडवांस पार्शल है चाहे फुल अमाउंट का है, ठीक है, वो आपकी सेल हो गई, आपको सेल्स टैक्स पे करना होगा। ठीक है, ये इस दफ़ा बजट में चेंज आई है। अच्छा, अब ये नोट वन इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कि जी पूरी अमाउंट का देना आपने। अच्छा, फिर इसमें अपने एक बात और याद रखनी है, ये अब एग्जामिनर आपको ना पेपर में, आपने एडवांस रिसीव किया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, उसने लिख दिया ₹1,00,000 का। अब आप इसके ऊपर आउटपुट पे करेंगे, आउटपुट एट द रेट ऑफ 18%। अगर तो आप सीधा सीधा ऐसे कर देंगे, तो क्या ये ठीक है? नहीं ठीक। हाँ, उसकी क्या रीजन है कि कस्टमर ने तो आपको ₹1,00,000 दे दिया है। फुल अमाउंट से मुराद, फुल वैल्यू ऑफ गुड्स या फुल अमाउंट, मुझे आपकी यानी बात समझ नहीं आ रही।
सप्लाई तो लाख रुपए की हुई है ना, यानी जो आपका कस्टमर है उसने आपको लाख रुपए एडवांस में दे दिया, तो इसमें आ गया वो इसके अंदर। इनवाइस अमाउंट यानी गुड्स थी, फॉर एग्जांपल गुड्स वैल्यू जो थी वो थी 2 लाख, उसने आपको 50% एडवांस दे दिया और 50% उसने कहा कि भाई मैं बाद में जाके दूंगा, ठीक है। हाँ, ये आखिर पे अब ठीक जवाब आया है कि जब उसने आपको लाख रुपए एडवांस दिया होगा, सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले दिन ही एक्सप्लेन किया था कि सेल्स टैक्स कभी भी आप खुद से पे नहीं करते, यानी आप पल्ले से थोड़ी दोगे। सेल्स टैक्स तो आपने कस्टमर से लेके आगे पे करना होता है, अपना इनपुट एडजस्ट करके। अब उसने अगर आपको दिया ही लाख रुपया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाख रुपए के अंदर एफबीआर कहता है इस पे 18% टैक्स भी है। तो फिर आपने इसके ऊपर अगर 18% टैक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 118, ठीक है। ये इस तरह से टैक्स निकलेगा, समझ आ गई? ये मिस्टेक ना कीजिएगा पेपर के अंदर। अगर फुल अमाउंट है, अगर एडवांस जो है वो फुल अमाउंट का मिला है फुल अमाउंट से मुराद की पूरी गुड्स के अगेंस्ट आपको एडवांस मिल गया, तो आपने इस तरह से करना है। 2 लाख कहाँ से आ गया? 2 लाख, बाकी का लाख तो मिला ही नहीं है ना, बाकी का लाख तो जब गुड्स की डिलीवरी होगी तब मिलना है ना। अच्छा, आप जरा आगे चलते हैं और पार्शियल एडवांस की बात कर लेते हैं। क्या जरा थोड़े से क्वेश्चन जो दो चार लोग एक ही स्पेसिफिक किस्म के कर रहे हैं ना, जरा थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से कम कर लें। मैं, अगर आप मेरी बात सुन लें तो मैं आपको एक्सप्लेन डिटेल में कर दूंगा, ठीक है, बजाय इसके कि वो बीच में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बात कहीं और पर चली जाती है, टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, पार्शियल एडवांस की अगर हम बात कर लें तो आपको लेट्स सपोज पार्शियल में एडवांस मिला है लाख रुपए का। ये मिला है आपको जुलाई 2024 में। जो डिलीवरी होनी है ना गुड्स की, वो होनी है अगस्त में, ठीक है। टोटल वैल्यू गुड्स की जो थी वो है 2 लाख। लाख रुपए का उसने आपको एडवांस दे दिया। डिलीवरी गुड्स की अगस्त 2024 में होनी है, और उसमें जाके उसने कहा कि बाकी की जो पेमेंट है ना, रिमेनिंग पेमेंट, वो भी मैं डिलीवरी के साथ कर दूंगा। ये, अब जरा बताएं जी, सेल्स टैक्स कैसे कैसे चार्ज होगा? जुलाई में कितना सेल्स टैक्स लगेगा और अगस्त में कितना लगेगा? जुलाई में पार्शियल एडवांस पे लग जाएगा ये, और अगस्त में कितनी अमाउंट पे लगेगा जी? डिलीवरी तो पूरी अमाउंट की हो रही है, लेकिन लाख रुपए के ऊपर तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं ना, तो बाकी के लाख रुपए के ऊपर आप अगस्त में जाके दे देंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसको जरा लेके मैं आगे चलता हूँ जी, कि यही क्वेश्चन है, यानी ये एक्सरसाइज 1 कर लें इसको। तो यार ये 18 और 15 के चक्करों में आप आ गए हैं, ये पता नहीं, ये जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले उसको तो समझ लो भाई। अभी हम ब्रेक कर रहे हैं जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अगर आप अपने क्वेश्चंस रोक लेना काइंडली और मेरी बात गौर से सुन लें तो आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये जो दो चार लोग शुरू हो गए हैं ना मैसेज करने, ब्रेक के बाद आप बात करते हैं बाकी की।
जी, आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, एडवांस रिसीव को जरा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा गौर से पहले सुन लीजिएगा मेरी पूरी बात। उसके बाद क्वेश्चन अगर किसी का होगा तो मेरे से कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एडवांस रिसीव्ड, पहली बात मैंने आपको बताई कि चाहे एडवांस आपको पार्शियल मिल रहा है चाहे कंप्लीट मिल रहा है, सारी की सारी अमाउंट के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज होना है। ठीक है, पहले एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको एडवांस, कंप्लीट एडवांस मिला 2 लाख रुपए का। ये मिला जी जुलाई में, और डिलीवरी जो है वो है अगस्त में। ठीक है, तो सेल्स टैक्स कब चार्ज होगा जी? नहीं, पहली बात है चार्ज होगा कब? जुलाई 2024 में। ठीक है, अगली बात की कैलकुलेशन कैसे करनी है? मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 118। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई, अब हम आगे चलते हैं। यही केस है जी, कंप्लीट एडवांस आपको 2 लाख रुपए का मिला जुलाई में, अगस्त में डिलीवरी होनी है, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ आ गई कि जो कंप्लीट एडवांस जब आपको मिला ना, उस वक्त आपकी जो गुड्स थी ना वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स थी, और जब डिलीवरी हुई ना तब जाके गुड्स टैक्सेबल हो गई। ऐसा अक्सर हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्पशन जो हैं वो सिक्स स्केजुअल में है, छठे स्केजुअल में हैं। तो जैसे ही रेवेन्यू की शॉर्टेज होती है, एफबीआर क्या करता है कि इमीडिएटली एक एसआरओ इशू करता है, और उस एसआरओ के थ्रू जो एग्जाम्पशंस होती है ना उनको खत्म कर देता है, लॉ में अमेंडमेंट कर देता है। एसआरओ, एफबीआर नहीं इशू करता, सॉरी, एफबीआर करता है, बोर्ड करता है इशू, आपका सॉरी गवर्नमेंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसा ही हुआ जी, जुलाई में आपकी जो गुड्स थी ना, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि आपकी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप्स है ना वो जुलाई तक तो सिक्स स्केजुअल में थे, लेकिन 1 अगस्त 2024 को एक एसआरओ आया जिसमें उसने कहा जी कि भाई आज की डेट से ऑनवर्ड जो लैपटॉप्स है ना वो हैं टैक्सेबल। ठीक है, ये अब इसके अंदर स्टोरी है। अब हुआ क्या कि आपने लैपटॉप की डिलीवरी करनी थी अगस्त 2024 के अंदर, जब लैपटॉप जो था वो टैक्सेबल हो गया था, लेकिन आपने सारे का सारा जो एडवांस है कंप्लीट, वो जुलाई में रिसीव कर लिया था, जब जुलाई में सेल्स टैक्स की एग्जाम्पशन थी। आप बताएं जी, सेल्स टैक्स कब चार्ज होगा इसके अंदर, इस एग्जांपल के अंदर? अर्लियर का वर्ड है ना, तो अर्लियर का मतलब कि जुलाई में सारे के सारे पैसे आपको मिल गए, लेकिन जुलाई में तो सेल्स टैक्स की एग्जाम्पशन थी, तो सेल्स टैक्स जुलाई में चार्ज होना चाहिए था, लेकिन कितनी वैल्यू पे होगा चार्ज जी? जीरो, क्योंकि जुलाई में तो सेल्स टैक्स था ही नहीं उस प्रोडक्ट के ऊपर, एग्जाम थी वो प्रोडक्ट। तो सारी की सारी अमाउंट जो है वो सेल्स टैक्स लगेगा ही नहीं, डिलीवरी पे भी नहीं लगेगा और ना उस पर लगेगा, क्योंकि आपने सारे का सारी अमाउंट एडवांस में रिसीव कर ली थी, और जिस वक्त आपने अमाउंट रिसीव की थी उस वक्त सेल्स टैक्स की एग्जाम्पशन थी। ठीक है, डिलीवरी जब जाके हुई उस वक्त जाके गुड्स टैक्सेबल हो गई, लेकिन सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है जी, आगे चलें। ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है। अब मैं एग्जाम्पल 3 की तरफ आता हूँ जी। हाँ, यही तो एग्जाम्पल समझाइए ना यार, कि जब डिलीवर हुई गुड्स उस वक्त टैक्सेबल हो गई, लेकिन जिस वक्त असल में सप्लाई हुई उस वक्त गुड्स की एग्जाम्पशन थी, तो सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। अर्लियर का वर्ड है ना लॉ में। अब मैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूँ जी, अब तीसरी एग्जाम्पल को जरा गौर से समझिएगा कि जुलाई 2024 में जब आपकी गुड्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स थी, उस वक्त आपको पार्शियल एडवांस मिला 1 लाख रुपए का। गुड्स 2 लाख रुपए की थी, लेकिन आपको लाख रुपए का पार्शियल एडवांस मिला। लाख रुपए का जो बाकी की अमाउंट है ना, वो जब अगस्त 2024 में जाके डिलीवरी होगी ना, उस वक्त आपने लाख रुपया देना है। ठीक है, अब अगर ऊपर वाली एग्जाम्पल की बेस पे चला जाए, जो ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपको समझाई है, तो उसकी बेस पे तो सेल्स टैक्स जो है वो लाख रुपए पे नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि जब लाख रुपए मिला तब सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन थी।
और लाख रुपए के ऊपर अगस्त में लग जाना चाहिए था, ठीक है, होना ऐसे चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर ना लॉ की एक स्पेसिफिक प्रोविजन है टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर, वो क्या है, वो ये है जी, एनी पार्ट पेमेंट रिसीव्ड फॉर एग्जाम सप्लाई shall be accounted for in the return during which exemption is withdrawn। कि अगर आपको पार्शल में कोई एडवांस में पेमेंट मिली है, तो फिर आपने उसको उस पीरियड में जाके अपनी रिटर्न के अंदर अकाउंट फॉर करना है जिस पीरियड में जाके आपकी एग्जाम्शन विड्रॉ हो गई है। इस एग्जांपल पे अगर मैं आ जाऊं, जुलाई में एडवांस मिला, अगस्त में जाके एग्जाम्शन विड्रॉ हो गई, तो ये जो लाख रुपए आपको पार्शल एडवांस मिला है, ये कौन सी रिटर्न में जाके आप ऑफर फॉर टैक्स करवाओगे? जुलाई की रिटर्न में नहीं कराओगे, बल्कि अगस्त की रिटर्न में जाके करवाओगे। और अगस्त में जाके आपकी सप्लाईज क्या हो गई हैं, टैक्सेबल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल्स टैक्स चार्ज होगा अगस्त के महीने में, और कितनी वैल्यू पे लगेगा जी, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 18%। अब आगे जी बात समझ, सारी की सारी तीनों एग्जांपल्स करके मैंने बता दिए हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएंगे। हाँ जी, तब कस्टमर ने सेल्स टैक्स नहीं दिया होगा, लेकिन लॉ में आपने उसको फिर बता देना है कि भाई अगर तो तुम मुझे सारे का सारा एडवांस दे देते ना, तो तुम्हारी बचत हो जानी थी। लेकिन तुमने मुझे पार्शियल एडवांस दिया था, और लॉ में ये बात लिखी हुई है कि पार्शियल एडवांस के केस में अगर सप्लाईज जो हैं वो सब्सीक्वेंटली टैक्सेबल हो जाती हैं, तो जो पार्शियल एडवांस है ना वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब तुमने जो मुझे पिछली वाला लाख रुपया सेल्स टैक्स के बगैर दिया था ना, इस पे जो सेल्स टैक्स है वो भी तुमने मुझे डिलीवरी के वक्त देना है, ठीक है जी। 2 लाख पे तो 18/118 नहीं होगा ना, 2 लाख तो आपको डिलीवरी के वक्त डिलीवरी हो गई है ना अगस्त में, अब आपको एडवांस थोड़ी मिल रहा है। ये 18/118 से यार आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं सारे। इसको नहीं अगर समझ आ रही है 18/118, तो सिंपल सा बस एक बात याद रख लें कि जब पूरी की पूरी अमाउंट एडवांस में मिलेगी, पूरी अमाउंट जब उसने एडवांस में दे दी, इसका मतलब है उसने इसके अलावा अब आपको कुछ नहीं देना, और तो फिर आपने 18/118 करना है। अगर वो आपको पार्शल में एडवांस देगा, जैसे एक चौथी एग्जाम्पल भी कर लेते हैं यार, पता नहीं क्या हो गया आज आप लोगों को, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, एक ही टॉपिक पे पूरा लेक्चर वेस्ट हो गया। एक आखिरी एग्जाम्पल है जी, यहाँ तक जितनी चीजें जिसको समझ लगेंगी वो सफिशिएंट है। अगर किसी को इसके अलावा समझ नहीं लग रही तो मेरी तरफ से ऑब्वियसली फिर माजरत है जी। आखिरी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, कि जुलाई 2024 में आपको पार्शल एडवांस मिला लाख रुपए का, और अगस्त 2024 में डिलीवरी हुई जिसमें लाख रुपया जो है आपने अगस्त में जाके दिया है। यहाँ पे एग्जाम्पन वाली बात कोई नहीं है। जुलाई में भी गुड्स टैक्सेबल थी और अगस्त में भी टैक्सेबल थी। तो अब आपने जुलाई वाली जो अगस्त लाख, अब आपने लाख रुपए के ऊपर जुलाई में सेल्स टैक्स देना है, और लाख रुपए के ऊपर जो है अगस्त में सेल्स टैक्स देना है, पहली बात। और दूसरी बात कि अब आपने 18/118 नहीं करना पार्शल एडवांस के ऊपर। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इस केस में, कंप्लीट एडवांस के केस में, तो उसने 2 लाख के अलावा आपको कुछ देना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप उस 2 लाख के ऊपर 18/1118 करके एफबीआर को टैक्स दे रहे हो, ये कस्टमर ने तो और कुछ भी नहीं देना। लेकिन इस केस में 2 लाख के ऊपर जो 36,000 का टैक्स बन रहा है ना, वो आपको डिलीवरी के वक्त देगा। क्योंकि अभी उसने सिर्फ आपको सिर्फ एडवांस दिया है पार्शल के, भाई बाकी की जो अमाउंट है ना वो मैं डिलीवरी के बाद सेटल करूंगा। यानी 2 लाख के रुपए के ऊपर अगर 36,000 रुपए का टैक्स बन रहा है, तो वो लाख रुपया उसने आपको अब दिया है, 1,36,00,000 जो है वो आपको वो अगस्त में जाके देगा, ठीक है। तो इस केस में आपने लाख रुपए के ऊपर भी 18% करना है ऐसे, और इधर भी 18 करना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई है जी? अब जरा आगे चलते हैं। अब नोट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं जी। ये नोट नंबर 2 जो है ना, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको सारी, बल्कि इसका मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है सेकंड टाइम। चलिए वो क्वेश्चन इकट्ठे एंड पे करा देता हूँ। नोट नंबर 2 जरा पहले पढ़ लें कि कि एडवांस के केस में सेलर ने तो इमीडिएटली सेल्स टैक्स दे देना है, जिसने यानी कि एडवांस रिसीव किया। जिसने एडवांस पे किया यानी जो बायर है, बायर क्या करेगा? बायर ने अगर सेल्स टैक्स का इनपुट क्लेम करना है, तो क्या पढ़ा था जी हमने कि अगर आपने इनपुट क्लेम करना है आपके पास टैक्स इनवाइस होनी चाहिए। अब बायर ने तो एडवांस में अभी सिर्फ पेमेंट की है। जब आप एडवांस में पेमेंट करते हैं तो सेलर क्या इनवाइस इशू करता है? बताएं जी। इनवाइस किस वक्त इशू होती है, क्या ख्याल है जिन में आता है आपके?
नॉर्मली किस वक्त होनी चाहिए? इनवाइस जो है वो नॉर्मली डिलीवरी के वक्त इशू होती है, ठीक है। डिलीवरी के वक्त तो अब बायर ने अगर इनपुट क्लेम करना है, क्योंकि बायर ने, जब सेलर ने एडवांस सेल्स टैक्स दे दिया तो सेलर की तो हमेशा ये कोशिश होगी कि बायर से रिकवर करे वो एडवांस के ऊपर सेल्स टैक्स। सेलर ने बायर से सेल्स टैक्स भी ले लिया है, लेकिन बायर को इनपुट नहीं मिल रहा। अब उन्होंने इसके लिए लॉ में फिर एक रिक्वायरमेंट दे दी है, एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि ऐसे सिनेरियो में ना सेलर ने एक डॉक्यूमेंट इशू करना है जिसे कहते हैं एडवांस पेमेंट रिसीट। अगर ये एडवांस पेमेंट रिसीट को उन्होंने लॉ में लिख दिया, ये एक सर्कुलर है, SRO है सॉरी, कि ये जो एडवांस पेमेंट रिसीट होगी ना, ये इक्वलेंट टू टैक्स इनवाइस होगी। तो ये जो बायर है इसने सेलर से ये डिमांड करनी है कि भाई मुझे एडवांस पेमेंट रिसीट दो इसके अगेंस्ट, इस सेल्स टैक्स के अगेंस्ट। अगर बायर को सेलर जो है वो एडवांस पेमेंट रिसीट दे देगा जो कि इक्वलेंट टू टैक्स इनवाइस है, तो फिर जो है वो बायर जो है एडवांस के ऊपर इनपुट क्लेम कर सकता है, ठीक है। अगर बायर नहीं देगा तो फिर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, ये अगली बात है। अच्छा, फिर एडवांस के अंदर एक और बात भी आपने याद रखनी है कि एडवांस वो वाला चार्जेबल टू सेल्स टैक्स है विच इज अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। लेकिन बाज दफा ना आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले लेते हैं अपने कस्टमर से। सिक्योरिटी डिपॉजिट या सिक्योरिटी एडवांस के मिसाल के तौर पे होंडा वालों ने अपने जो शोरूम्स हैं ना, जितने भी उनके डीलर्स हैं, उसके ऊपर डिफरेंट अपनी गाड़ियां खड़ी की हुई हैं डिस्प्ले के लिए। अब वो जो शोरूम वाले हैं उनसे होंडा वालों ने कुछ एडवांस ले लिया हुआ है, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया हुआ है कि भाई हम अपनी ये मॉडल की गाड़ी जो है आपके शोरूम पे डिस्प्ले के लिए हम वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें ना 10 करोड़ रुपए का एडवांस देना है, ठीक है। ये जो एडवांस है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये कल को अगर आपकी हमारी डीलरशिप खत्म होती है तो ये हम आपको रिफंड कर देंगे। तो इस तरह का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा ना, क्या उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा जी? उसके ऊपर सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी नहीं है जी, ठीक है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं जी, जरा नोट नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि ये एक बड़ा स्पेसिफिक सिनेरियो है जी। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर आपको इसकी सारी कहानी सुनाता हूँ ये क्या है जी। तो कह रहा है जी, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ शुगर बाय अ शुगर मिल टू ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे TCP वो कह रहा है, if TCP does not remove the quantity of sugar purchased from the mill premises and also does not make the payment of sales tax amount involved to sugar mill, the issuance of sales tax invoice by sugar mills may be deferred till the time of removal of sugar by the TCP. At the time of such removal or at the time of receipt of the sales tax amount involved, whichever is earlier, the sugar mill shall issue the invoice for sales tax and shall reflect the same in the return for relevant tax period. अच्छा, सिर्फ इसमें मुझे 1 मिनट दीजिएगा जिसमें एक कॉन्सेप्ट शायद मुझे चेंज करना पड़ेगा इस दफा। हाँ जी, अब मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ जी आपको, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडवांस वाला मैं देख रहा था कि इसमें कहीं एडवांस वाला उसने कवर कवर ऑलरेडी इसमें अंदर किया हुआ है। अच्छा, अब देखें जी, 3 बातें हमने पढ़ी कि टाइम ऑफ सप्लाई कब होनी है जी, ये ये होनी है जी, अर्लियर ऑफ गुड्स डिलीवर्ड मेड अवेलेबल या व्हेन द एडवांस इज रिसीव। अब इस कॉन्सेप्ट की एक एक्सेप्शन यहाँ पे डिस्कस हो रही है इस नोट 2 नहीं होगा, ये नोट 3 के अंदर, ठीक है। ये एक्सेप्शन क्या है, वो कह रहा है कि एक शुगर मिल है, इसने शुगर बेचनी है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक सरकारी इदारा है जी पाकिस्तान के अंदर, और ये जितनी भी ये जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, कॉटन हो गया, ये आपकी वो आटा हो गया, चीनी हो गई, गंदम हो गई, ये डिफरेंट लोगों से खरीद के इनको आगे सब्सिडाइज रेट पे फिर बेचता है, ठीक है। जैसे वो ये यूटिलिटी स्टोर जितने भी पाकिस्तान में है ना, जहाँ से चीनी सस्ती मिलती है या आटा वगैरह, तो वो ये TCP का काम है, TCP जो है वो फिर बेचता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में चीनी सरप्लस हो जाए और एक्सपोर्ट करनी पड़ जाए तो वो फिर TCP जो है वो सारी शुगर मिलों से खरीद के फिर उनको एक्सपोर्ट करता है बाहर, ठीक है। यानी शुगर मिल जो है वो डायरेक्टली बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकती चीनी, क्योंकि कमोडिटी इस तरह की है कि वो अगर शुगर मिलों को खुद से पावर दे दी जाए कि वो डायरेक्टली बाहर एक्सपोर्ट कर लें तो फिर पाकिस्तान में चीनी की शॉर्टेज हो सकती है। अच्छा, तो अब हो क्या रहा है जी कि उन्होंने जो गवर्नमेंट का इदारा है ना TCP,
उसको एक बेनिफिट दे दिया है कि टीसीपी वाले आप नॉर्मली क्या करते हैं, शुगर मिलों के साथ किस तरह से डीलिंग करते हैं कि भाई चीनी हमने तुमसे खरीद ली, तुम्हारी और मेरी डील हो गई, लेकिन ये चीनी जो है ना तुम अपने प्लांट पे ही रखो, अपने मिल्स की प्रेमिसिस पे ही रखो, मुझे नहीं देनी। जब मुझे जरूरत होगी ना, मैं तुम्हारे से चीनी उठा के, चीनी की इतनी बोरियां उठा के फलाने फलाने यूटिलिटी कॉर्पोरेशन पे बेच दूंगा, यूटिलिटी कॉर्पोरेशन पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, वहां से फिर ऑब्वियसली आगे पब्लिक को सेल हो जाएंगी। तो वो कह रहा है कि टीसीपी अगर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि शुगर मिलों ने जब गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब है चीनी जो है वो टीसीपी को मेड अवेलेबल हो गई है। जब मेड अवेलेबल हो गई है, चाहे पैसे मिले हैं या नहीं मिले, चाहे डिलीवरी हुई है या नहीं हुई, सेल्स टैक्स शुगर मिलों ने देना था एफबीआर को। ठीक है, अब शुगर मिल वालों ने कहना था टीसीपी को या गवर्नमेंट को कि भाई हम कहाँ से दें सेल्स टैक्स। ठीक है, एक तो हम आपके साथ डील कर रहे हैं चीनी की सस्ते रेटों के ऊपर, दूसरा आप हमें पैसे भी नहीं दे रहे, तीसरा लॉ में आपने डाल दिया हुआ है कि भाई मेड अवेलेबल की वजह से इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो हम गवर्नमेंट को पे करें, एफबीआर को। तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिट दे दिया है कि अगर चीनी जो है वो टीसीपी को मेड अवेलेबल हो रही है, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सेल्स टैक्स कब चार्ज होना है जी, जब पैसे मिलेंगे या मिल्स की प्रेमिसिस से जब रिमूवल होगा, मिल्स प्रेमिसिस रिमूवल, मिल्स प्रेमिसिस रिमूवल का मतलब सिंपल वर्ड्स में जब डिलीवरी होगी, दोनों में से जो पहले हो जाए उसके ऊपर सेल्स टैक्स की इनवॉइस जनरेट होनी। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। ये बात सारी यहाँ पे लिखी हुई है नोट नंबर 2 के अंदर। अच्छा, इससे आगे चलते हैं जी। अब इससे आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि एक है जी बंदा ए, मिस्टर ए, जो कि इस एग्जांपल में शुगर मिल है, जो मैं आपको भी आगे बढ़ाने लगा हूं। एक है जी मिस्टर बंदा, एक बंदा है मिस्टर बी, जो कि इस एग्जांपल में है टीसीपी। और ये है जी आगे एक्सपोर्ट, इसने बी ने आगे वो गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर दिए हैं यूके में। हुआ क्या कि मिस्टर ए ने लाख रुपए की गुड्स जो है ना वो सेल की मिस्टर बी को, पाकिस्तान के अंदर ही। बी ने वही गुड्स जो उसने ए से ली थी ना, वो एक्सपोर्ट कर दी 2 लाख रुपए की बाहर। तो एक्सपोर्ट हमने पढ़ा है कि वो जीरो रेटेड है। ठीक है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो ऐसा होना था, यानी मतलब इसका ये हुआ कि ए अगर किसी ऐसे बंदे को गुड्स बेचेगा जो कि एक्सपोर्टर है, यानी ये जो मिस्टर बी है ना, ये है एक्सपोर्टर। तो ए की नॉलेज में ये बात थी कि मिस्टर बी जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसको मैं सेल कर रहा हूँ पाकिस्तान में, वो एक्सपोर्टर है, उसने मेरे से गुड्स लेके बाहर एक्सपोर्ट कर देनी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए जो है वो बी को सेल्स टैक्स 0% चार्ज करे? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोकल सेल कर रहे हैं, चाहे आप किसी एक्सपोर्टर को सेल कर रहे हैं, सेल्स टैक्स जो रेट जो है वो 18% ही होगा। हाँ, एक्सपोर्टर जब उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेगा तो फिर जो एक्सपोर्ट है वो जीरो रेटेड होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है जी सबको? अब मैं आपको नोट नंबर 4 पढ़ देता हूँ जी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन द इवेंट ऑफ रिमूवल ऑफ शुगर बाय टीसीपी फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेज, द मिल विल इशू अ जीरो रेटेड टैक्स इनवॉइस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट टीसीपी शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द एक्सपोर्ट्स गुड्स डिक्लेरेशन टू द शुगर मिल फॉर इट्स रिकॉर्ड। कि अगर मिस्टर बी की जगह टीसीपी आ गई और टीसीपी ने वो गुड्स एक्सपोर्ट करनी है बाहर, तो मिस्टर ए यानी जो शुगर मिल है वो जब लाख रुपए की सब शुगर एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम प्रेमिसेस, यानी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब लाख रुपए की इनवाइस करेगी बी को, तो सेल्स टैक्स कितना चार्ज होगा जी? 18 की बजाय 0% चार्ज होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड के वो जो टीसीपी है वो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर उसके पास है ना, उसकी कॉपी शुगर मिल को दे दे। ठीक है, ये अगेन टीसीपी को एक बेनिफिट दिया गया है, रीजन बीइंग कि अगर टीसीपी को सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता और टीसीपी उन गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट कर देती, तो टीसीपी को क्या करना पड़ना था जी, एफबीआर से 18% का रिफंड लेना पड़ना था ना। तो टीसीपी गवर्नमेंट का इदारा है, टीसीपी यानी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से ही रिफंड लेना पड़ जाना था। तो हमारे यहाँ आपको ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी कैश की शॉर्टेज है, कैश स्टक हो जाना था गवर्नमेंट का। ठीक, तो कैश फ्लो टर्म्स में एक बेनिफिट दिया हुआ है उनको। बात समझ आ गई है जी यहाँ तक? अब हम आखिर में ना 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जी, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, पर प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी और इन कॉन्सेप्ट्स की।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी, और इसका बी पार्ट है बुक के अंदर। वो कहता है जी, यासर लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू सिकंदर लिमिटेड ऑन अप्रैल 2024। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, द गुड्स वर exempt फ्रॉम टैक्स। As per the contractual terms, supplier was required to deliver the goods at buyer's premises at an agreed price. With effect from 25th April 2024, the federal government withdrew the exemption of sales tax on such goods, assuming company made payment under the following three different situations. पहली, दूसरी, तीसरी सिचुएशन रिक्वायर्ड क्या है जी? एडवाइज द कंपनी ऑन द चार्जेबिलिटी ऑफ द सेल्स टैक्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस। पहली सिचुएशन क्या है जी? 50% पेमेंट वाज मेड ऑन 26 अप्रैल व्हेन द गुड्स वर डिलीवर्ड, एंड रिमेनिंग 50% पेमेंट वाज मेड ऑन 28 अप्रैल 2024। 25 अप्रैल तक एग्जम्पशन थी, 26 अप्रैल से एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई। 26 को ही उसने 50% पेमेंट एडवांस में की है, और बाकी की जो 50% पेमेंट है वो 28 को कर दी है। तो सेल्स टैक्स कितनी वैल्यू पे चार्ज होगा जी, बताएं? पूरी अमाउंट पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं जी। कंपनी पेड 100% पेमेंट इन एडवांस ऑन 24 अप्रैल 2024 एंड द गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन 28 अप्रैल। पूरी की पूरी पेमेंट 24 अप्रैल को कर दी जब एग्जम्पशन थी, 28 को जब डिलीवरी हुई तो गुड्स टैक्सेबल हो गई। अब आपको सेल्स टैक्स पे नहीं करना, ठीक है, फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने पूरी अमाउंट पे कर दी थी, और जब आपने पूरी अमाउंट पे की थी उस वक्त एग्जम्पशन थी, ठीक है जी। कंपनी पेड 50% एडवांस ऑन 23 अप्रैल एंड द रिमेनिंग पेमेंट वाज मेड व्हेन द गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन 28 अप्रैल। आप बताएं जी, अब क्या होगा? हाँ, अब पूरी की पूरी अमाउंट पे सेल्स टैक्स चालू है, ठीक है। अब ये वाली जो पॉइंट मैंने बताया था ना, ये नोट नंबर जो 1 है, ठीक है। एक सेकंड, ये नोट का सीक्वेंस में ठीक कर लूँ। अच्छा, अब आप एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं जी, फिर बाकी की बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। और वो क्वेश्चन ये आपके एक जो अटेम्प्ट पहले ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ये इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएंगे नोट्स। इसका ई पार्ट है जी। तो कह रहा है जी, राबिया ऑपरेट्स अ बिजनेस ऑफ सेलिंग होम मेड स्पाइसेस थ्रू इजी फूड, एन ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म which is registered with the sales tax authorities and has its head office in Faisalabad. She receives orders from EF's online platform, which are collected by EF's riders and delivered to the customer. To support her business, she has hired 2 employees. Below is an extract from Rabia's business record for the year ended November 2024. सेल है उसकी 4.5 मिलियन की, 45 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ सेल है, कमीशन जो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दे रहा है, जैसे फूड पांडा भी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है कि वो घर में होममेड खाना बनाती है और बना के ऑनलाइन फूड पांडा प्लेटफॉर्म की बजाय यहाँ पे उसने ईएफ का नाम लगा दिया। ईएफ का एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भेज देती है, ठीक है, और ये उसका प्रॉफिट है पूरे साल का। Rabia is considering expanding her business to sell her products in Australia with the help of her cousin Fatma, who lives there. Required क्या है जी? In the light of the provisions of the Sales Tax Act and the rules, discuss whether Rabia's business is required to be registered with the sales tax authorities. बताएं। हाँ, यहाँ तक अगर मैं रुक जाऊं, ये इस बिजनेस के प्रॉफिट तक, तो इसकी सेल्स जो है वो 8 मिलियन से कम है। इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो भी 2 हैं, यानी वो भी नंबर 10 से कम है। और घर से बैठ के काम कर रही है वो, यानी ऑनलाइन सेल करती है। तो इसका मतलब है कि उसका जो कनेक्शन है वो भी क्या है? रेजिडेंशियल है। तो अब तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट का जो इसका प्लान है फ्यूचर का, उसके केस में मैंने आपको क्या बताया था जी? क्या मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन? मैंडेटरी नहीं है। आपने बताना है कि अगर वो रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं फ्यूचर में एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, तो आप एज एक्सपोर्टर के तौर पे रजिस्टर हो जाएंगे, वरना एक्सपोर्ट, वरना रजिस्ट्रेशन की जरूरत वहां पे भी नहीं है, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी की बातें जो है वो कल होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।